बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश लिटरेचर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 6 एपिसोड ऑफ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विच हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम जून 15 1943 टू नवंबर 11 1943। तो इसकी जो प्रीवियस 5 एपिसोड्स हैं वो अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो जल्दी से जाएं और उसको देखें, क्योंकि अगर वो आप देखेंगे तो ही आपको 6th एपिसोड की समझ आएगी। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। लेट्स गेट स्टार्ट। ओके जी, इसका 6th एपिसोड स्टार्ट होता है कि इस एपिसोड में जो इंटरनली सिचुएशन है एने फ्रैंक की वो डिस्कस की जाती है कि वो किस तरह अपने अडल्टहुड को लेके चल रही है, क्या सोच रही है। ये सारा कुछ 6 एपिसोड में डिस्कस किया जाता है। सबसे पहले वो बताती है कि इनके एक कोवर्कर के फादर हैं मिस्टर विस्कोजल, वो कैंसर से सफ़र कर रहे हैं। उनके पास सब जानते हैं कि उनके पास ज़्यादा अब ज़िंदगी नहीं बची, लेकिन वो कहती है कि उसकी उस सिचुएशन से और उसकी उस लाइफ की इम्पोर्टेंस से ज़्यादा मेरी लाइफ इम्पॉर्टेंट है। वो कहती है कि मैं अपनी लाइफ के बारे में सोचती हूँ रेदर देन अदर्स। वो फिर डिसाइड करती है कि वो शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ना बंद कर देगी, क्योंकि उसकी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। लेकिन वो किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते थे, ना किसी को बुला सकते थे, क्योंकि इट्स वॉर टाइम पीरियड। तो इस वजह से लेकिन फिर भी उसको एक डॉक्टर के पास भेज दिया जाता है, आई साइट के डॉक्टर के पास आई साइट चेक करवाने के लिए। तो तब मिस्टर फ्रैंक सुनते हैं कि जो ब्रिटिश हैं उन्होंने इटली पे भी कब्ज़ा कर लिया है, सिसिली पे भी कब्ज़ा कर लिया है। तो फिर वो सोचते हैं कि अब जो नाजिस की हुकूमत है ना वो अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि ब्रिटिश आ रहे हैं, अब वार बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद एने बताती है कि मेरा मोस्ट फेवरेट जो दिन था वीक में वो सैटरडे था, क्योंकि उस सैटरडे में बिप इनके एक वर्कर थी जो इनको खाना प्रोवाइड करती थी, मतलब लेके पहुंचाती थी इन तक। तो वो इसके लिए एने के लिए बुक्स लाया करती थी लाइब्रेरी से। तो अब लाइब्रेरी से जब बुक्स लाया करती थी तो उसको पढ़ने के लिए, फिर अपनी डायरी लिखने के लिए एने को एक टेबल और लैंप की ज़रूरत होती थी। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि एने और मिस्टर डसल, इन दोनों का एक रूम होता है। ये दोनों एक ही रूम शेयर करते हैं। तो मिस्टर डसल जो होते हैं वो डेंटिस्ट होते हैं, वो पढ़ते रहते हैं, स्टडीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो एने उनसे पूछती है कि मैं क्या ये टेबल यूज़ कर सकती हूँ अपनी स्टडी के लिए, अपने डायरी लिखने के लिए। तो वो उसको मना कर देते हैं। हालांकि सबसे पहले एने उस रूम में रहती है, वो उसके बाद जब मिस्टर डसल एंड पे आते हैं तो उसके साथ रूम शेयर करती है। लेकिन फिर भी एने जो है मिस्टर डसल जो है वो एने को साफ इनकार कर देता है वो टेबल शेयर करने से। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में आती है और उसको बहुत ज़्यादा बुरा भला भी कहती है कि ये मेरा रूम ज़्यादा है तुम्हारे रूम से, तुमने मुझे ना कैसे कर दी, हालांकि मैंने तुमसे पूछा है, इजाज़त मांग रही हूँ, फिर भी तुमने मुझे ना की। तो इस तरह उनकी बहस काफ़ी होती है। तो वो फिर उसकी मदर आती है तो उसकी अपनी मदर को कहती है कि तुम मेरे लिए कुछ कहो, इससे कहो कि वो मुझे टेबल दे। तो उसकी मदर फिर भी एने का कसूर निकालती है, उसको मिस्टर डसल से सॉरी करती है और एने को लेके चली जाती है कि तुम मेरी पोटैटोज़ छीलने में हेल्प करो। उसके बाद क्या होता है, एने बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। जैसे जैसे वो अडल्टहुड में जाती है उसका गुस्सा, उसका एंगर, उसकी फ्रस्ट्रेशन वो बढ़ती जाती है और वो जाके अपने आप को रूम में लॉक कर लेती है। उसके फादर उस रूम में होते हैं जिस रूम में अपने आप को लॉक करती है। तो वो देखती है उसका फादर जो है मिस्टर कैलीमैन के साथ मीटिंग कर रहा होता है। तो वो कहती है आई एम सॉरी। उसके फादर कहते हैं क्या हुआ। वो फिर अपने फादर को बताती है कि ऐसे ऐसे मैंने मिस्टर डसल से लैंप शेयर टेबल शेयर करने की बात की थी तो उसने ऐसे मना कर दिया। तो फिर उसका फादर जो है और मिस्टर डसल को कन्विंस कर लेता है कि आप मेरी बेटी को ये रूम दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस टाइम पीरियड में रह के भी स्टडी करें, तो आप उसको कैसे मना कर सकते हैं। तो वो फिर दोनों एक दूसरे बातचीत होती है, वो दोनों मान जाते हैं। मिस्टर डसल भी मान जाता है अपना रूम शेयर करने में और वो कहता है कि तुम हफ्ते में एक दिन 2 बजे के बाद ये टेबल यूज़ कर सकती हो। उसको इजाज़त मिल जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद उनके ऑफिस में फिर चोरी हो जाती है। इस दफ़ा वो जो थीव्स होते हैं वो सारा राशन,
सारा उनका जो सामान होता है, कैश होता है, वो सब उस बिल्डिंग से, उनके ऑफिस से ले जाते हैं। फिर उसके बाद लेकिन एने जो है इस चीज़ पे भी फोकस नहीं करती। एने सोचती है, यही सोचती रहती है कि जब मैं फ्री हो जाऊंगी एनेक्स से तो मैं क्या करूंगी। वो अपने प्लान्स बनाती रहती है। वो फिर कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट करूंगी। फिर वो कहती है कि मुझे ये इंजॉयमेंट तो नहीं करना चाहिए। फिर वो कहती है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ लिखना इस बारे में, क्योंकि मैं इतनी ओवर जॉयड हो गई हूँ कि मैं जब एनेक्स से फ्री हो जाऊँगी तो मैं क्या करूँगी। तो वो कहती है कि सबसे पहले मैं स्कूल दोबारा जाने लगूँगी। फिर इसी तरह 2 रेड्स पड़ती हैं सायरन की। बमबारी शुरू हो जाती है। बॉम्ब जो है वो एम्स्टरडेम में गिरना शुरू हो जाते हैं और उस बॉम्बिंग का सायरन इतना ज़्यादा बुरा होता है, इतना लाउड होता है कि सारे के सारे उस रेजिडेंसी में, उस बिल्डिंग में, सीक्रेट एनेक्स में रहने वाले लोग डर जाते हैं। लेकिन एने जो है वो अपने आप को यंग शो करवाती है, अपने आप को अडल्ट शो करवाती है। वो कहती है कि नहीं मैं नहीं डरूँगी। लेकिन फिर भी क्या होता है, हम देखते हैं कि एने जब गन फायर का साउंड सुनती है तो अपने फादर के बेड पे भाग जाती है छुपने के लिए, जिसका मतलब ये है कि एने अभी भी एक यंग गर्ल है, अडल्ट एज में नहीं आई। इसी तरह फिर उसके फादर मिस्टर फ्रैंक एक न्यूज़ सुनते हैं रेडियो पे कि जो बेनेटो मेसोलिनी इटली का फासिस्ट का लीडर था, वो मर चुका है, उसको पकड़ा गया है, वो उसको मार दिया गया है। तब वो रेडियो को और ऊंची आवाज़ कर लेते हैं, रेडियो की वॉल्यूम जो है वो बढ़ा लेते हैं। ये मिस्टर डसल को बहुत इरिटेट करता है कि क्यों ये रेडियो सुन रहे हैं। तो एने डिस्क्राइब करती है कि ये रूटीन और गुस्सा हर किसी का, हर एनेक्स में रहने वाले बंदे का बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट कर देता है, जो कि हमारे डेली रूटीन से बहुत मुख्तलिफ होती है। वो कहती है कि अगर मैं हर बंदे पे कॉम्प्लीमेंट करना शुरू होता हूँ ना तो मेरी डायरी फुल हो जाएगी। तो क्योंकि हर बंदे का बिहेवियर जो है ना वो फुल ऑफ सैटायर है, फुल ऑफ ह्यूमरस से भरा हुआ है। तो फिर वो कहती है कि मेरे 14th बर्थडे पे मुझे पेयर ऑफ शूज़ गिफ्ट किया जाता है बेब की तरफ से, और एक बैंड बुक भी गिफ्ट की जाती है जिस पे मिस्टर डसल बहुत ज़्यादा एंग्री होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन वो कहती है आई डोंट केयर अबाउट एनी वंस बिहेवियर। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसको लगता है कि अब मेरे पीरियड्स जो हैं वो भी आने वाले हैं, यानी कि मेरी चाइल्डिश इनोसेंस ख़त्म होने वाली है और मैं अडल्ट एज में आने वाली हूँ। उसकी खुशी इस टाइम ख़त्म हो जाती है जब वो सुनती है कि मिस्टर कैलीमैन जो हैं वो स्टमक की बहुत ज़्यादा स्वीयर सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनको स्टमक की प्रॉब्लम है। ये भी सुनती है कि एक मिस्टर वैन मैरन एक आदमी को-वर्कर्स में ही शामिल था जो कि ट्रस्ट के काबिल नहीं था, तो वो सबको बता सकता है इस हाइडिंग प्लेस के बारे में। लेकिन फिर भी वो इस बात को थोड़ा लाइट लेती है, लेकिन क्योंकि वो अपने आप को यंग शो करवाती है, अडल्ट शो करवाती है। लेकिन फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड होती है, डिप्रेस्ड होती है इस बात से कि हम डिस्कवर कर लिए जाएंगे और शूट कर दिए जाएंगे, क्योंकि वो डिप्रेशन की हर रोज़ मेडिसिन लेती है, जिससे हमें पता चलता है कि अभी भी वो अडल्टहुड में नहीं आई, अभी भी उसका चाइल्डहुड कंटिन्यू है, चल रहा है। लेकिन वो अपने आप को डिप्लोमेटिक हाइपोक्रेटिक सिचुएशन शो करवाती है, यानी कि वो छुपाना चाह रही है अपने चाइल्डहुड को, लेकिन एक्चुअली उसमें है, अभी भी बचगाना हरकतें उसमें पाई जाती हैं। लेकिन फिर भी वो फील करती है अपने अडल्टहुड को, क्योंकि वो चाहती है फिजिकल अफेक्शन, लव, ट्रस्ट। लेकिन दूसरी तरफ वो उस बमबारी से, उस गन फायर के साउंड से डर के अपने फादर के बेड पे जाकर छुप जाती है, जो कि उसके चाइल्डहुड इनोसेंस को शो करता है। फिर वो अपने आप को कंपेयर करती है एक बर्ड के साथ जिसके पर टूटे हुए हैं, लेकिन वो उड़ना चाहता है, वो फ्रेश एयर चाहता है, वो सनशाइन चाहता है, लेकिन वो उड़ नहीं सकता, उसके पर टूटे हुए हैं। फिर डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ के बारे में बताया जाता है। मार्केट डिसाइड करती है कि वो लैटिन का कोर्स करेगी अपनी बॉर्डम को, अपने बोर टाइम को इजी करने के लिए। लेकिन एने फ्रैंक उसको कहती है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। फिर उसके बाद लेकिन फिर भी मार्केट जो है वो कहती है नहीं मैं कंटिन्यू करूँगी। फिर मिस्टर फ्रैंक और मिस्टर कैलीमैन जो है
चिल्ड्रंस को बाइबल्स की बुक ला के देते हैं, जिसमें एने भी न्यू टेस्टामेंट लर्न करती है, जो कि ये दिखाया जाता है कि ज्यूस और क्रिश्चियन अब दो मुख्तलिफ चीज़ें नहीं रहीं, ये दोनों आपस में मिल चुके हैं और ये दोनों ही इत्तेहाद चाहते हैं, यूनिटी चाहते हैं। लेकिन फिर भी एने जो है वो डरती रहती है कि हमें डिस्कवर कर लिया जाएगा, हमें शूट कर दिया जाएगा, और वो कहती है कि अपने आप को वो बर्ड के साथ कंपेयर करती है, और फिर ये भी कहती है कि जो बाकी 8 पर्सन्स हैं वहाँ पे वो उस बादलों की तरह हैं, डार्क क्लाउड्स की तरह, जो कि मुझे घेरे हुए हैं, और मैं ब्रोकन बर्ड उड़ भी नहीं सकता। उड़ना चाहता हूँ ब्लू स्काई में, लेकिन उड़ भी नहीं सकता क्योंकि वो डार्क क्लाउड जो हैं उन्होंने मुझे इर्द गिर्द से घेरा हुआ है। फिर एने अपने फाउंटेन पेन के बारे में लिखती है कि मैं किस तरह अपने फाउंटेन पेन को मैंने खुद ख़रीदा था और वो एक दिन स्टोव में मेल्ट हो गया। क्योंकि जब मेरा पेन स्टोव में मेल्ट हो गया था तो मैंने उसकी जो आखिरी रसूमात थी वो अदा की थी। क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा कि जब मैं मर जाऊंगी तो क्या मेरी भी जो आखिरी रसूमात होंगी वो अदा की जाएंगी? और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।